नमस्कार। हिंदी की कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज की हमारी कक्षाओं का प्रमुख विषय है हिंदी एकांकी साइबर कौतुक, जो मधु धवन द्वारा रचित एकांकी है। तो इस एकांकी को जानने के लिए, समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा इनका सारांश जान लेंगे, फिर इनके द्वारा जो प्रश्न उत्तर हमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले थोड़ा सा हम सारांश जान लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयुक्त है या आपको समझने की दृष्टि से उपयुक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर कौतुक एकांकी की लेखिका मधु धवन जी है। प्रस्तुत एकांकी लिख से हटकर बिल्कुल नई पृष्ठभूमि और मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई चिंतनशील एकांकी है। इस एकांकी में मधु धवन जी ने आधुनिक युग, जिसे साइबर युग भी कहा जाता है, समाज में मल्टीनेशनल संस्कृति की तरह युवाओं की बढ़ती रुचि और इंटरनेट के बढ़ते दुष्प्रभाव तथा पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण को व्यक्त किया है। साथ ही टूटते बिखरते भारतीय संस्कारों का बिखराव देखकर व्यक्ति की पीड़ा का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत एकांकी में प्रमुख पात्र अमन कथुरिया अपने बिखरते हुए परिवार को लेकर चिंताग्रस्त है। अमन कथुरिया के 3 पुत्र हैं। बड़ा लड़का नितेश है, मझला लड़का राकेश है और छोटा लड़का रोहित। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम अंतरा है। इनके तीनों पुत्र इंटरनेट की दुनिया में इतने जुड़े हुए हैं, इतने प्रभावित है कि वह भारतीय विवाह की परंपरा की अपेक्षा कॉन्ट्रैक्ट विवाह करने में अधिक रुचि लेते हैं और उसी का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस कहानी में अमन कथुरिया ये चिंतित है क्योंकि उनके जो तीनों पुत्र हैं वो कॉन्ट्रैक्ट विवाह में विश्वास करते हैं और ये जो वो चाहते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट विवाह ही हो। तो उनके पिता को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता में जो परंपरा पाई जाती है और इतने साल से जो हमारे समाज में जो परंपरा है, वो सब परंपरा नष्ट हो रही है। आज का युग आधुनिक युग है, इसमें इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट के जमाने में इतना साइबर कौतुक, मतलब इतना साइबर या इतना लोग इंटरनेट के प्रति आकर्षित हो गए हैं कि वह भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचा रहे हैं। जो कि हमारी संस्कृति में विवाह जो एक पवित्र बंधन माना जाता है और जो बड़े बुजुर्गों की सलाह से और सोच विचार के लिया जाता है, आज वह मान्यता शिथिल होते जा रही है। आज इंटरनेट के प्रभाव के कारण पुत्र जो भी है, जवान युवा वर्ग है, वह अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं, अपनी पसंद से करते हैं। सिर्फ माता पिता को सिर्फ आशीर्वाद देने तक ही सीमित रखते हैं। वह अपनी मर्जी से लड़कियां पसंद करते हैं और अपनी मर्जी से बिना बताए शादी कर लेते हैं। तो इसमें यही बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति में इंटरनेट ने किस तरह से प्रभाव डाला है और यह परंपरा भारतीय सभ्यता के हिसाब से योग्य नहीं है, यही दर्शाने का प्रयत्न किया है। इंटरनेट एक महान क्रांति है, किंतु उसके दुष्परिणाम भी हमारे समाज में पड़ते हैं। तो मधु धवन जो लेखिका है, उन्होंने यही बताने का प्रयत्न किया है। तो चलिए, इस पे आधारित यदि आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाए, यह तो इनका सारांश था, पर आपको पता होगा, पर अब क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है, श्रृंखला चल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तो चलिए, अमन कथुरिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरह से उत्तर देंगे? प्रस्तुत एकांकी साइबर कौतुक का प्रमुख पात्र अमन कथुरिया है। वह कथुरिया परिवार का प्रमुख है और उसके 3 बेटे और 1 बेटी है। अमन का चरित्र का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। भारतीय मूल्यों में आस्था। पहला पॉइंट है भारतीय मूल्यों में आस्था। अमन गांव से आया हुआ व्यक्ति है। उसकी पारंपरिक मूल्यों में गहरी आस्था है। वह प्रेम, परिवार, विश्वास और विवाह जैसी भारतीय परंपराओं का समर्थक है। उसका मानना है कि भारतीय संस्कृति में स्थिरता है, जो व्यक्ति को पग पग में दिशा निर्देशन देती है। जो अमन है वो गांव से आया व्यक्ति है, संस्कारी है और वो चाहता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो हमें स्थिरता प्रदान करती है और हर हर पग में हमें दिशा निर्देश देते रहती है। तो इस तरह से भारतीय मूल्यों में उसकी आस्था है। मेहनती व्यक्ति है, तो कैसे बताएंगे आप कि अमन ने कड़ी मेहनत से कामयाबी पाई थी और गांव से आने के बाद पढ़ लिख कर उसने प्लास्टिक फैक्ट्री में नौकरी कर ली और प्लास्टिक बनाने की कला सीख ली थी। धीरे धीरे उसका प्लास्टिक की छोटी सी फैक्ट्री खोल ली और इसी के बलबूते कड़ी मेहनत करके वह बच्चों को पढ़ाता लिखाता और उन्हें
पढ़ाया लिखाया और उज्जवल भविष्य दिया। फिर तीसरा पॉइंट बोलेंगे सिद्धार्थ प्रियम। अमन को अपने पुत्र द्वारा मनमानी से अपने जीवन साथी चुनने का ऐतराज अमन को अपने पुत्रों द्वारा मनमानी से जीवन साथी चुनने पर ऐतराज नहीं हुआ था, ऐतराज था उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट विवाह करने पर, जिम्मेदारी से भागने पर। वह किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार नहीं था। वह एक आदर्शवादी व्यक्ति था। अब चौथा पॉइंट है तकनीकी और अतिवादिता से पीड़ित। अमन के अनुसार साइबर के बढ़ते वर्चस्व से व्यक्ति को खोखला कर दिया है। व्यक्ति को इस इंटरनेट पे जितना भरोसा है उतना अपने परिवार के स्थायी रिश्तों पर नहीं। अमन इंटरनेट को ड्रग और नशीली चीजों से भी अधिक जानलेवा रोग मानता है। उनका मानना है कि इसके कारण आज का व्यक्ति रोबोट बनकर मशीन जिंदगी जी रहा है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की भावनाई विचारों का स्थान नहीं है। चिंतनशील। अब पांचवा पॉइंट है चिंतनशील कि अमन में जो खूबियां हैं वो बताया गया है। तो अमन एक चिंतनशील व्यक्ति है। अमन एक बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति है जिसे सही और गलत की समझ है। वह चिंतित है कि भारत के भविष्य के विषय में। जिस देश की युवा पीढ़ी ने उनकी परंपराओं, प्रेम, संस्कारों और वासुदेव कुटुंब जैसी भावना का मजाक बना रखा है, उस देश की भावी स्थिति क्या होगी, इस बात पर उसे चिंता थी। फिर छठवां पॉइंट कठोर पिता। अपने पिता के द्वारा पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर कॉन्ट्रैक्ट विवाह की परंपरा को अपनाने और भारतीय विवाह परंपरा का अपमान करने पर अमन दुखी और हताश होता है और एक कठोर निर्णय लेता है कि वह अपनी वसीयत की सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर देगा। इस प्रकार श्री अमन एक आदर्शवादी, बुद्धिशील, अनुभवी, समझदार और भावुक व्यक्ति ही प्रतीत होते हैं, जो तार होती हुई भारतीय संस्कृति के बिखराव को महसूस कर पल पल मानसिक रूप से क्षुब्ध है, आहत होते हैं। तो इस तरह से बताया है कि जो अमन है वो एक योग्य व्यक्ति है, बहुत समझदार व्यक्ति है, जो पढ़ लिख कर अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को योग्य मानते हैं और चाहते हैं कि ये परंपरा हमारी जो ये परंपरा है वो बनी रहे। तो इसीलिए वह अपने पुत्रों को समझाते हैं कि ये जो साइबर विवाह, साइबर कौतुक चल रहा है, ये जो साइबर के प्रति आपका आकर्षण है और जो इंटरनेट के प्रति आप इतने घुस गए हैं कि सारी परंपरा और रीति रिवाज को तार कर रहे हैं, तो वो उनका विरोध करते हैं, जो कि आज के युग के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस तरह से बोलेंगे कि अंतरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ऐसा बोलेंगे कि अंतरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आप किस तरह से कहेंगे? अंतरा अमन तथा सीबा कथुरिया की बेटी है। अंतरा का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है: आदर्श पुत्री है, आदर्श बहू है, अत्यंत समझदार है, दूरदर्शी है। तो चलिए इसका डीप में देखते हैं। आदर्श पुत्री, कैसी आदर्श पुत्री है बताइए? तो अंतरा अपने माता पिता से बहुत स्नेह रखती है, वह उनका ख्याल रखती है। वह हर त्योहार पर अपने माता पिता के घर जाकर उन्हें प्यार से देती है, उन्हें प्यार देती है, उनकी देखभाल भी करती है। उसे इस बात का खेद है कि उसके माता पिता की 3 उच्च शिक्षित पुत्र होते हुए भी उन्हें उनके स्नेह को तरसना पड़ता है। अंतरा के पति मदन उसे छोड़ देते हैं तथा दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर भी सारी मानसिक यातनाएं सहकर भी वह एक आदर्श बहू की तरह अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती है। फिर तीसरा पॉइंट है अत्यंत समझदार। किस तरह से अत्यंत समझदार है? अंतरा अत्यंत समझदार है। उसे जब यह पता चलता है कि उसके पिता की सारी जायदाद का वारिस उसे बना दिया है, तो वह अपनी माँ के पास उसका यह निर्णय का विरोध करती है। वो कहती है कि जायदाद के 4 हिस्से होने चाहिए, जिससे 3 हिस्से उसके भाइयों के होने चाहिए थे। फिर इससे ही पता चल रहा है कि अत्यंत समझदार है। चौथा पॉइंट है दूरदर्शी। तो अपने पिता अमन द्वारा जायदाद के संबंध में लिए गए निर्णयों पर अपने भाइयों की नाराजगी को समझाकर अंतरा अपने भाइयों से इस संबंध में बात करती है और कहती है कि माता पिता का दिल मल्टीनेशनल से पीड़ित है, तो उनकी पीड़ा के लिए हम सबको कुछ न कुछ करना चाहिए। आज हमारे समक्ष मल्टीनेशनल की चुनौती है। हम ऐसे उत्पादन करेंगे जो वैश्विक बाजार पे टिक पाए। उनके भाई उनकी इस बात से सहमत होते हैं और यह सब जानकर अमन अत्यंत खुश होते हैं। इस प्रकार अंतरा अत्यंत सुशील, समझदार और दूरदर्शी, माता पिता के प्रति स्नेह रखने वाली आदर्श बेटी
आदर्श भारतीय बेटी, सास ससुर की सेवा करने वाली आदर्श भारतीय बहू तथा कुल मिलाकर एक आदर्श भारतीय नारी ही प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से अंतरा जो है एक अत्यंत सुशील समझदार स्त्री है, जो कि भारतीय संस्कृति की जो महिला है उसका प्रतीक मानी जाती है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऐसा पूछा जाए कि साइबर कौतिक एकांकी के आधार पर साइबर युग का स्वरूप बताइए, तो आप उत्तर में कहेंगे साइबर युग में व्यक्ति की सोच पे रफ्तार आ गई है, व्यक्ति की सोच में रफ्तार आ गई है। सुबह वह कुछ सोचता है, शाम होने पर कुछ और सोचता है, शाम आते आते उसकी सोच में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। यद्यपि साइबर युग में व्यवसायिक क्षेत्र में बहुयामी वृद्धि समृद्धि की है, परंतु दूसरी ओर मनुष्य के पारंपरिक संबंधों में कटौती कर दी है। मनुष्य का बड़प्पन किसी कोने में सिमट गया है। इस युग में कोई इंटरनेट के जरिए व्यापारिक लेन देन करता है, तो कोई अपनी प्रेमिका के लव लेटर भेजता है, अथवा कोई प्रेमिका को फंसाने की चेष्टा में घंटों कंप्यूटर के आगे बैठ दिल बहलाता है। दिन दहाड़े खुले आम रोमांस, न लाज न शर्म न हया, बेरोक टोक। आज समय ने शादी को तमाम दायरों के कोमल सूत्रों को मनमाना रूप दे दिया है। आजकल शादी खेल हो गया है, जब चाहा इंटरनेट पे शादी रचा ली, जब चाहा तोड़ दी। इस प्रकार साइबर युग में युवाओं की मानसिकता में परिवर्तन आ गया है और वह रिश्ते नाते, पारस्परिक संबंधों और शादी जैसे पवित्र संस्कारों आदि के विषय में भारतीय संस्कृति के आदर्शों को भूलते हुए जा रहे हैं। इस तरह से यह साइबर कौतुक में लेखक ने दर्शाने का प्रयत्न किया है कि आज इंटरनेट आने के कारण उसके गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, गलत उसके उपयोग हो रहे हैं। आज किस तरह से हमारे संस्कृति, मूल्य, आदर्श बदलते जा रहे हैं, तो ये बताने का प्रयत्न किया है। अब यदि और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तुत कहा एकांकी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट विवाह को समझाइए, तो आप किस तरह से कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट विवाह का अर्थ है एक निश्चित समावधि तक निभाया जाने वाला विवाह। जैसे विज्ञापनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही दूसरा विज्ञापन निकलता है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही दूसरा विवाह कर लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट विवाह वह है जब आपका आपके साथी से मन कर जाए तो आप उसे छोड़कर दूसरे का दामन पकड़ ले। इस विवाह में जीवन साथी बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और समाज में ना कोई विधवा होगी और ना कोई विधुर, ना कोई प्रताड़ना होगी, ना कोई लांछना लगाने वाली बात होगी, और ना ही कोई नर नारी को ललक की तिरछी नजर से देखेगा। इससे एक नूतन परिवर्तन होगा समाज में। ना कोई बलात्कार होगा, ना ही किसी का शोषण दोहन। तो इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में कॉन्ट्रैक्ट विवाह की उपयुक्तता समझाई गई है और आजकल के युवाओं की सोच की ओर संकेत किया है, जिसे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट विवाह की परंपरा को स्वीकारने से जीवन बहुत सरल हो जाएगा। तो इस तरह से कि ये जो एकांकी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट विवाह की क्या उद्देश्य है उसको समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो यदि आपसे सब पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर कौतुक एकांकी के आधार पर इंटरनेट के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इंटरनेट ज्ञान का अद्भुत खजाना है, परंतु इसका काला रूप साइबर चैटिंग, दोस्ती, रिलेशनशिप और काम वासना एक व्यसन है। शिक्षा के क्षेत्र में तथा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इंटरनेट का उपयोग करना अच्छी बात है, पर दूसरी ओर चैटिंग का चस्का लग जाना जैसे ड्रग्स के नशे जैसा है, उसे आसानी से नहीं छूटता। यह वैसा है जैसे राह चलते प्रेम करना। आने वाली पीढ़ी पिछली तमाम पीढ़ियों को मात देगी और छुटपन से ही अंकुश खो देगी, और फिर स्कूल इन संबंधों क्रियाकलापों का घटनास्थल बन जाएगा। किसी को किसी का दर्द नहीं होगा। यद्यपि जीवन स्तर और शैली में वृद्धि समृद्धि अवश्य होगी, लेकिन सब बटनों वाले जीवन जिएंगे। इन रिश्तों का ऊपरी सुखद नकाब चढ़ाकर अंदर ही अंदर टूटने की मीठी अदाएं अपनाएंगे। छल फरेब प्रपंच का रूप एक नया आकर्षण वेशभूषा में होगा। इस प्रकार एक और तो इंटरनेट की उपयुक्तता का वर्णन किया है, तो दूसरी और इंटरनेट के कुप्रभाव की ओर संकेत किया है। तो इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि साइबर कौतुक एकांकी के आधार पर इंटरनेट के प्रभाव का वर्णन कीजिए, तो आप उनके अच्छे प्रभाव
और गलत प्रभाव को आप बता सकते हैं। तो चलिए, अब यह क्वेश्चन और उत्तर का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा और जो कि आपकी